नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि स्ट्रेस का माइग्रेन से क्या कनेक्शन होता है। क्या स्ट्रेस माइग्रेन के अटैक बढ़ा सकता है? क्या स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन लंबा खींच सकता है? और क्या स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा माइग्रेन के अटैक्स आते हैं? इस टाइप के कुछ सवालों का इस वीडियो में जवाब दूँगा। पहले बात करते हैं कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन एक बहुत तेज सरदर्द होता है जो कि अक्सर लोगों को सर के किसी एक साइड में फील होता है, पर कभी कभी दोनों साइड भी हो सकता है। और बहुत तेज दर्द महसूस होता है जो कि करीब 4 से लेकर 72 घंटे तक एक्सटेंड कर सकता है। मतलब कुछ घंटों से लेकर करीब 3 दिन तक ये चल सकता है सर दर्द, जिसमें एक पर्सन को बहुत उल्टी सी महसूस होती है, नौजिया महसूस होता है, बहुत बीमार सा महसूस करता है व्यक्ति। और साथ ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाती है लाइट को लेकर, साउंड को लेकर। आवाज़ें और बहुत सी जो लाइट होती है वो उनको बहुत परेशान करती है। और कुछ लोगों में स्मेल और टच को लेकर भी बहुत सेंसिटिविटी हो जाती है। माइग्रेन में जो सर दर्द होता है वो थ्रॉबिंग नेचर का होता है। मतलब आता जाता ऐसा लगता है, जिसे पल्सेटिंग पेन भी कहते हैं, जैसे कि कुछ चुभ रहा हो बार बार। माइग्रेन को अक्सर 4 स्टेजेस में एक्सपीरियंस किया जाता है, हालांकि सब लोगों में ये 4 स्टेजेस नहीं होते। पहला होता है प्रोड्रोम स्टेज, मतलब जिसमें 1 या 2 दिन पहले ही कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि मूड फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं, थकान महसूस होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, गर्दन में बहुत ही अकड़न स्टिफनिंग हो सकती है, यूरिनेशन बढ़ सकती है, फूड को लेकर क्रेविंग हो सकती है। ये 1-2 दिन पहले सिम्टम्स आने लगते हैं। फिर अटैक से कुछ घंटे पहले या अटैक के दौरान भी एक ऑरा वाला एक्सपीरियंस होता है। मतलब कुछ विजुअल चेंजेस आते हैं, बहुत तेज आंखों में लाइट का फ्लैश महसूस होने लगता है, या कभी कभी कुछ ब्राइट स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट दिखने लगते हैं। ऐसे छोटे छोटे से स्पॉट्स, जैसा कि लगे वहां पर कुछ काला काला है, कुछ धब्बा सा है, कुछ दिखा नहीं वहां पर, ऐसे लग सकता है। हाथ में या पैर में टिंगलिंग सेंसेशंस, चुभने वाली सेंसेशंस भी हो सकती हैं। ब्लरी विजन हो सकती है, और इसी के साथ बोलने में भी दिक्कत आती है। एक पर्सन बहुत थका हुआ महसूस करता है। फिर उसके बाद माइग्रेन का अटैक पड़ता है, जिसे हम कहेंगे माइग्रेन अटैक है। और माइग्रेन अटैक के बाद पोस्ट ड्रोम के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें एक पर्सन बहुत ही थका हुआ, बहुत ही कंफ्यूज्ड सा दिखाई देता है। डिप्रेसिव फीलिंग्स बहुत ज्यादा आती हैं, और करीब 1-2 दिन लग जाते हैं लोगों को इस पूरे एपिसोड से रिकवर करने में। तो इस तरह से माइग्रेन एपिसोड का एक्सपीरियंस होता है। अब जैसा कि आप देखेंगे, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल और स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स हैं। मूड के अंदर चेंजेस आना, ये सारे जो हैं ये साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो स्ट्रेस का इन सिम्टम्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और स्ट्रेस जो है वो अक्सर माइग्रेन के एपिसोड्स को ट्रिगर करता है। माइग्रेन जो है वो औरतों में ज्यादा कॉमन होता है। 15 से 55 साल की औरतों में अक्सर देखने में मिलता है, और इसका जो ऑनसेट है वो यंग एज में 15-18 साल की उम्र तक आमतौर पर हो जाता है। साथ ही इसका जेनेटिक कनेक्शन भी है। मतलब अगर पेरेंट्स में किसी एक को या दोनों को अगर माइग्रेन रहा है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि उनके बच्चे में भी माइग्रेन के चांस ज्यादा होंगे, उनको भी शायद होगा ही। किसी एक पेरेंट में है तो 50% चांस है, दोनों पेरेंट में है तो 75% चांस होता है कि उनके बच्चे में माइग्रेन के अटैक्स होंगे। अक्सर माइग्रेन पूरा लाइफ टाइम बना रहता है, पर कई लोगों में उम्र के साथ ये कम हो जाता है। कॉमन कॉजेज क्या होते हैं माइग्रेन के? वैसे तो एक सटीक कॉज तो नहीं पता है, पर बड़े सारे कॉजेज से माइग्रेन का अटैक हो सकता है, जैसे नींद का कम होना या ज्यादा सोना, एपेटाइट में कमी आ जाना, भूख कम लगना, ब्लड शुगर कम हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, मील्स को जो लोग स्किप कर देते हैं उस वजह से भी माइग्रेन अटैक ट्रिगर होता है, शोर शराबे वाली जगह पर जाना, या जहां बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा सनलाइट का एक्सपोजर मिलना, इसकी वजह से भी हो सकता है। वेदर में आने वाले चेंजेस, सीजनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में पीरियड्स के दौरान भी अक्सर ये ट्रिगर हो जाता है। अल्कोहल की वजह से, कैफीन की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। और जिन लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं या कुछ और दूसरे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनमें भी माइग्रेन ज्यादा ट्रिगर होता है, और जब होता है तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का होता है। तो जितने ज्यादा फैक्टर्स मौजूद होंगे, उतना ज्यादा सीवियर और उतना फ्रीक्वेंट माइग्रेन अटैक होता है। अब बात करेंगे कि स्ट्रेस और माइग्रेन के बीच का लिंक क्या है। ज्यादातर जो स्टडीज हुई हैं जो कि स्ट्रेस को माइग्रेन से लिंक करती हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिव लिंक देखा है स्ट्रेस और माइग्रेन के बीच।
50 से 80% लोग ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि माइग्रेन से कुछ दिन या कुछ घंटा पहले उनको बहुत स्ट्रेस आ रहा था। जैसे एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो सकता है, कोई भी दूसरा फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस जिसकी वजह से लोगों को ऐसा दिख जाता है कि अब उनको माइग्रेन आने वाला है, उनके मूड में चेंजेस आते हैं और फिर माइग्रेन अटैक होता ही है। 50 से 80% बहुत बड़ा नंबर है। मतलब करीब करीब ज्यादातर या कहें कि सारे लोगों में ही माइग्रेन का कनेक्शन स्ट्रेस के साथ होता है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा प्रेसिपिटेटिंग मतलब एक ट्रिगरिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है माइग्रेन अटैक के लिए। माइग्रेन वैसे तो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, पर बहुत सारे ऐसे और भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जो कि स्ट्रेस से लिंक की गई हैं। उनमें माइग्रेन भी एक होता है। लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहने की वजह से बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे इम्यून फंक्शन भी लो हो जाता है। बहुत सारे ब्लड शुगर लेवल्स में, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में, बीपी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रेस्ड अप रहने की वजह से जल्दी रिएक्ट करती है स्ट्रेस को लेकर। और ऐसे में बहुत तेज बीपी बढ़ जाने से या कोई दूसरा इमोशनल सिम्टम आने से ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं जो कि माइग्रेन को कॉज करते हैं। और इसी वजह से जो लोग लंबे टाइम तक स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं, जिनके लाइफ में, फैमिली में या एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण मौजूद रहते हैं, वो हमेशा बहुत तनाव में रहते हैं, वो हमेशा अपने को बहुत ही जूझता हुआ पाते हैं अपने हालातों से, जिसकी वजह से उनको अक्सर माइग्रेन के अटैक आते रहते हैं। और जैसा कि बताया कि महिलाओं में ये ज़्यादा होता है, तो महिलाओं को अगर अपने परिवार में या अपने किसी भी दूसरे काम में या घर में अगर समस्याएं आ रही हैं, लोगों के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि शादी के बाद नए घर में जाकर जब प्रॉब्लम्स आती हैं, नए लोगों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना पड़ता है, तो ऐसे में माइग्रेन अटैक के जो फ्रीक्वेंसी है, एपिसोड्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन फाइंडिंग्स हैं जो कि कई स्टडीज में भी देखी गई हैं और क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी आमतौर पर देखने में आता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसिव एपिसोड्स ये सभी माइग्रेन को ट्रिगर करने का काम करते हैं। अब अगर हम देखें तो स्ट्रेस की वजह से लोगों के एंजाइटी लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसमें कि बहुत पैल्पिटेशंस होती हैं, बेचैनी, घबराहट महसूस होती है, डर लगता है, चिंताएं होती हैं, मन शांत नहीं रहता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन ये प्रॉब्लम्स होती हैं, सीने में जलन होना। तो ये सारे के सारे सोमैटिक कंसर्न्स किसी भी पर्सन में बहुत तनाव ला सकते हैं और वो लोग चिंता कर सकते हैं इन सब लक्षणों को लेकर। तो ऐसे में अगर स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहेगा और एंजाइटी के सिम्टम्स ट्रिगर होते रहेंगे, तो ऐसे में क्योंकि ये सारा जो इमोशनल चेंज जो आता है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में एंजाइटी का आना भी एक इमोशनल रिएक्शन है, इसकी वजह से ब्रेन के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि एक पर्सन को माइग्रेन अटैक ला सकते हैं। और ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि माइग्रेन को एपिसोडिक से क्रोनिक नेचर का बनाने में हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर का बहुत बड़ा रोल होता है। इनफैक्ट काफी सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि एक पर्सन को माइग्रेन के एपिसोडिक स्टेट से क्रोनिक स्टेट में ले जाते हैं। मतलब क्या हुआ? क्रोनिक स्टेट का मतलब हुआ कि महीने के कम से कम 15 दिन सरदर्द रहना, जिसमें से करीब 8 दिन ऐसे हो जिसमें माइग्रेन वाला हेडेक रहा हो किसी पर्सन को, और इसी तरीके का पैटर्न एटलीस्ट 3 महीने तक चला हो, तो उसे क्रोनिक माइग्रेन या क्रोनिक हेडेक की कैटेगरी में देखा जाता है। मतलब कि ज्यादातर टाइम महीने का किसी व्यक्ति को अगर सरदर्द रहा हो बहुत तेज, तो ऐसा स्टेट अक्सर किसी पर्सन में क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से बिल्ड होता है। और ये काफी सीरियस हो जाता है क्योंकि ये लोगों के डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है। अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में कंसंट्रेट करना है, मूड को अच्छा रखना है, लोगों से मेलजोल रखना है, सोशल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट दिखाना है, घर से बाहर निकलना है, फिजिकली फिट और एक्टिव रहना है, इन सब में प्रॉब्लम आती है एक पर्सन को क्योंकि उसका जो माइग्रेन है वो क्रोनिक नेचर का हो गया है। तो ऐसे लोगों को जब स्टडी किया जाता है, रिसर्चर्स ने देखा कि उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है उनके क्रोनिक स्ट्रेसर्स से। मतलब ये लोग एपिसोडिक माइग्रेन वाले लोगों से इस तरह से अलग हैं कि जिन लोगों में कभी कभार कुछ हफ्तों महीनों के बाद माइग्रेन आता है, उनमें क्रोनिक स्ट्रेसर्स नहीं होते। मतलब वो किसी ऐसे हालात में नहीं रहते जहां पर कि सारा टाइम स्ट्रेस बना हुआ है। जबकि जो क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं लोग, मतलब किसी ना किसी तरीके के कलेश और परेशानियां लाइफ में चल रही हैं, उनका जो माइग्रेन होता है वो क्रोनिक नेचर का होता है। तो इस तरह से काफी सारे एसोसिएशंस देखे गए हैं स्टडीज में जो कि क्लियरली बताते हैं कि स्ट्रेस का माइग्रेन के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। और
क्योंकि माइग्रेन को हैंडल करने में, मैनेज करने में जब साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जब रिलैक्सेशन थेरेपीज कराते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स सिखाते हैं, एक पर्सन की कोपिंग स्किल्स इंप्रूव कराते हैं जो कि लाइफ के स्ट्रेसेस से डील करने में हेल्पफुल होती है, तो ऐसे में उनके माइग्रेन के एपिसोड्स भी कम हो जाते हैं और वो कम इंटेंसिटी वाले या कम फ्रीक्वेंसी वाले हो जाते हैं। मतलब अगर अच्छे से अगर ब्रीदिंग, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज, योगा ये सब किया जाए, लगातार रेगुलरली किया जाए, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि माइग्रेन कम होगा। माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन MBSR एक ऐसी थेरेप्यूटिक टेक्निक है जिसकी मदद से स्ट्रेस को बहुत कम किया जा सकता है जो कि एक पर्सन डे टू डे लाइफ में फील करता है। तो क्रोनिक स्ट्रेसेस के केस में अगर MBSR को रेगुलरली किया जाए तो इसका माइग्रेन पर बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट आता है जो कि कई सारी स्टडीज में देखा गया है। और स्ट्रेस को रिड्यूस करने की आजकल जो सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर टेक्निक है वो यही है कि MBSR को फॉलो किया जाए, जो कि काफी सारी स्ट्रेस वाली कंडीशंस में एक पर्सन को तनाव मुक्त करने में हेल्प करती है। माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन टेक्निक भी होती है और एक स्किल भी होती है। मतलब ये स्किल की तरह सीखी जा सकती है जिससे कि बड़े सारे इमोशनल डिसऑर्डर्स को भी हैंडल किया जा सकता है। तो या तो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन से स्ट्रेस कम किया जाए, इसमें मोटे तौर पर ब्रीदिंग पर ही फोकस किया जाता है, पर ब्रीदिंग के अलावा और भी काफी सारे टारगेट रखे जाते हैं मेडिटेट करने के लिए, या जिसे कहते हैं कि माइंडफुल होने के लिए। और इसी के साथ माइंडफुलनेस को डिप्रेशन, एंजाइटी को कम करने में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ऐसे में माइंडफुलनेस एक बहुत अच्छी स्किल, बहुत अच्छी टेक्निक के तौर पे काम करती है जो कि इमोशनल प्रॉब्लम्स को, मूड फ्लक्चुएशंस या मूड स्विंग्स वाले इश्यूज को और साथ ही माइग्रेन को भी कम करने में हेल्प करती है। तो इस तरह से दवाइयों के अलावा अगर लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पे वर्क किया जाए तो ना ही सिर्फ स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी डिप्रेशन भी कम होगा, साथ ही माइग्रेन के अटैक भी कम होंगे। ज्यादातर जो दवाइयां डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए वो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो तो एंग्जियोलाइटिक ड्रग्स, एंटी सीजर ड्रग्स, कुछ इस तरह के दवाइयां होती हैं जो कि माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने का काम करती हैं जिससे कि माइग्रेन जो है वो कम होता है। पर बहुत से लोग या तो लंबे टाइम तक दवाइयां नहीं लेना चाहते, उसके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं, कई लोगों को रिलीफ मिलता ही नहीं है, एक टाइम के बाद रिलीफ मिलना बंद हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो, साइको सोशल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो किसी पर्सन की लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस लाते हैं, तो ऐसे में भी माइग्रेन कम नहीं होता। तो ऐसे केस में साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस पर जाना ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये रही कुछ ब्रीफ जानकारी स्ट्रेस माइग्रेन के बारे में कि कैसे स्ट्रेस माइग्रेन को बढ़ाता है और उसको क्रोनिक बना सकता है। इस तरह की और जानकारी लेने के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और आगे आने वाली ऐसी और वीडियोस देखते रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।